हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हुए कहाँ पर? बॉल मैंने जैसे ही उठाई है ना और मैं वापस आया हूँ, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। ओह, चुड़ैल थी? औरत गायब, मुझे भी डर लगे। लंबे बालों वाली काली स्याह चीज बेड पे बैठी होती है और मैं फ्रीज। वहाँ पर जो लोग हैं, जो टूरिस्ट आए होते हैं, उनको निकाल कर उनके टुकड़े कर कर रिचुअल्स करते हैं। मैं को प्रोड्यूस कर रहा था दिल है पाकिस्तान में। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें कम हुई हैं, घुंघरुओं की आई हैं, किसी ने ये किया है। कश्मीर साइड पे कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है? कहता आपका सामना किसी छलेडे से हुआ है। अपने साथ जो बाकी उसके थे वो उसको बुला रहा था और वो आपकी तरफ आना चाह रहा था। लाइफ में कैसे लगा बस आज तो मेरा आखिरी दिन है? जैसे मैं इस तरह ऊपर हूँ और मेरी बॉडी नीचे है। कहते हैं बातें तो बहुत सारी है, ये भी तो अंटार्कटिका में एक पोर्टल है। पोर्टल तो बरमुदा ट्रायंगल में भी कहते हैं लोग। कैलाश पहाड़ी हॉन्टेड है? कुछ लोगों ने उस कैलाश वाले एरिया में से यूएफओज निकलते हुए भी देखे हैं। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में सुनकर आपका वहाँ की सैर करने को दिल तो जरूर चाहता होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ किस किस्म के खौफनाक भूत प्रेत और जिन्नात रहते हैं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। छलेडा कौन सी मखलूक है जो कश्मीर की वादियों में रहती है और इंसानों की जान ले लेती है? कैलाश का पहाड़ हिंदुओं के लिए तो बहुत अहम है, लेकिन वहाँ जाने वाले अक्सर लोग गायब कैसे हो जाते हैं? क्या हिटलर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपर नेचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मीरज, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं, लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो बहुत शॉकिंग है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडर भी हैं आप, हैं फिल्म मेकर, लेकिन ऐसे हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हुए कहाँ पर? ये इंसिडेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जब आप पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली दो तरह का सिस्टम जो है वो आपके साथ आता है। एक खैर का निज़ाम होता है और एक शर का निज़ाम होता है जो साथ साथ चल रहा होता है। तो स्टार्ट तो बचपन से ही कुछ इस तरह के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ, जिसमें आपको अक्सर ख्वाब में कुछ अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें देखना और आप फिर चीख मार के जब आप उठ जाते हो एकदम से घबरा कर, फिर आपको शैडोज़ वगैरह, एपरिशंस वगैरह नज़र आना, फिर आप ख़ुद अगर एस्ट्रल प्रोजेक्शन का शिकार होते हैं तो चीज़ें बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टार्ट, अगर मैं कहूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो वो इस तरह हुआ कि बचपन में ही जो हमारी नानों का घर था वो दाता दरबार की बैक साइड पे था, पीर मक्की। तो वो काफ़ी पुराना बना हुआ था, आई थिंक पार्टीशन से भी पहले का। तो जब हम मोस्टली ऐसे ही होता। एग्जैक्टली तो जब हम वहाँ पर जाते थे बचपन में, मैं और मेरा भाई, तो हमारी नानी अक्सर मना करती थी कि आप लोगों ने मगरिब के बाद छत पे नहीं जाना। तो वो छत, आपको पता, पुराने घरों की जो छत थी वो जुड़ी हुई होती थी और लंबी लंबी दीवारें, और उनका जो बात भी कर लेती थी, छत टाप के भी चले जाते थे। और अच्छा, मज़े की बात ये कि मेरी अम्मी बताती हैं कि मगरिब के टाइम हमने ऊपर छत पे एक जाली वाला दरवाज़ा लगाया हुआ था जो हम लॉक कर देते थे। मुझे था कि शायद कोई जंगली बिल्ली या कोई इस तरह का जानवर वगैरह ना आ जाए, तो नानो इसलिए करती हैं। लेकिन नानो ने उस जाली वाले दरवाजे के ऊपर एक नक्श लगाया होता था। तो वो एक बार गलती से मैं ऊपर चला गया और बॉल एक पड़ी हुई थी। जारी बात है, बचपन में आपको इन चीज़ों का नहीं इतना वो आइडिया होता, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। तो वो बॉल, मैंने जाली वाला दरवाज़ा खोला और वो बॉल मैंने जैसे ही उठाई है ना और मैं वापस आया हूँ, मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी नीचे आते साथ ही, फीवर, हाई फीवर। तो हम सारे परेशान हो गए, मेरी अम्मी भी परेशान हो गई। तो मेरी अम्मी फिर वापस आई, तो उन्होंने जब मेडिकल मेरा जब वो चेकअप वगैरह करवाया तो डॉक्टर्स कहें यार इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। वो नेगेटिव एनर्जीज ने आप पर हमला कर दिया था। वो इतनी नेगेटिव थी कि ख्वाब में अक्सर चीखे मार के मैं उठ जाता था बचपन में। लाइक ये ग्रेड 3 और 4 की बात है, आई वॉज एट ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो मेरे अम्मी अबू को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है, ये चीखे क्यों मारता है। और अक्सर लाइक जब आप बैठे होते थे, अगर मैं जब बैठा होता था स्केचिंग वगैरह कर, मुझे स्केचिंग का बड़ा शौक था, तो स्केचिंग करते 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 मुझे नींद आती थी। और जब नींद आती थी ना, और वो स्पिरिट्स वगैरह वो बड़ी अजीबोगरीब डब खड़बी शक्लों में आके ना डराते थे,
और जब मैं उठता था वॉमिटिंग मेरी दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी। तो ये कितने अरसे तक सारी जो स्पिरिट्स थी, जिन्नात थे, आपका पीछा करते रहे? 3 से 6 साल इस तरह रहा। बीच में ठीक भी हो जाता था क्योंकि मेरी अम्मी मुझे जगह जगह पे लेकर फिरी, दम करवाए और डिफरेंट तावीज़ात जो थे मौलाना ने और आलिम हजरात ने वो दिए पानी में डाल के पीने के लिए, लेकिन आराम कहीं से भी नहीं आ रहा था। फिर मेरी अम्मी की खाला के हस्बैंड थे, वो ये इल्म वगैरह, रूहानी इल्म वगैरह करते थे। उन्होंने कहा कि इसको ये तावीज़ दे दो पहनने के लिए। तावीज़ दे दिया, मेरी तबीयत ठीक होगी। जो एकदम से रंग ख़राब हुआ था सारा, वो भी सारा सही हो गया, क्योर हो गया। अगले 2 दिन बाद उनकी कॉल आती है मेरी अम्मी को, और वो सांस बहुत तेज़ी से ले रहे हैं, लाइक जैसा कोई भाग के नहीं आया होता। वो कहते हैं कि यार इसका तावीज़ उतरवाओ, तावीज़ उतरवाओ, तावीज़ उतरवाओ। इस तरह की वो रेपिटेशन जो थी ना, वो बार बार बोल रहे थे। मेरी अम्मी ने कहा कि हुआ क्या है? कहते नहीं, बस किसी तरह इसका तावीज़ उतरवाओ और नहर में बहाओ। वो जैसे ही उतारा, उनकी तबीयत फिर जाके वहाँ पर ठीक हुई। ये हुआ था। यानी कि वो जो नेगेटिव एंटिटीज थी वो उनका पीछा करने लग गई। वो उनका पीछा करने लगी थी, भाई तुम होते कौन हो इसको तावीज़ भेजने वाले, हमसे प्रोटेक्ट करने वाले। तो लेकिन फिर उसके बाद जब तावीज़ उतरवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो सारा वो नेगेटिव ऑरा था वो ख़त्म हुआ, लेकिन जो इंसिडेंट्स थे वो ख़त्म नहीं हुए थे। एक बार हम आई थिंक 2008 की बात है, गर्मियाँ थी और लाइट गई हुई थी और यूपीएस भी ड्रेन आउट हो गया था, बंद हो गया था यूपीएस। तो अब जो मेरी फैमिली थी वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। ऊपर वाले पोर्शन में आपको पता है कि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा फील होती है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो मैंने अम्मी को कहा, मैं क्या नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे यूपीएस वगैरह चल रहा होगा तो मैं नीचे जाके लेट जाता हूँ। अब जैसे ही, अच्छा जो हमारी सीढ़ियाँ थी ना, वो एक समझ लें पैशो था जिसमें आपका आसमान पूरा वो खुला हुआ आपको नज़र आता था। हम जैसे ही नीचे उतर रहे हैं तो मैंने अपने भाई को कहा, मैं कहा वो देखो, वो एक औरत बैठी थी सोफ़े पे, मुझे लगा चाची बैठी हैं। मैंने उसे भाई को कहा, मैं कहा यार वो देख, वो चाची बैठी हैं, तो मैं दरवाजे के पीछे छुपता हूँ तो हम इनको डराते हैं। उसने कहा ठीक है। अब मैं दरवाजे के पीछे जब छुपा, 1 मिनट गुजरा, दूसरा मिनट गुजरा, 3 मिनट, 5, 10 मिनट गुजर गए, किसी की आवाज़ नहीं आई कि कौन, क्योंकि वो सीढ़ियाँ इस तरह की थी, जब अगर हल्का सा भी आप पैर रखते थे, वो सीढ़ी स्टील की थी तो वो स्क्वीकी किस्म की आवाज़ जो थी ना वो निकालती थी। जब हम अंदर गए, औरत गायब। वो चाची नहीं, चुड़ैल थी। औरत गायब थी। जो औरत उधर खिड़की से देखी थी वो बैठी ही नहीं हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने फिर जाके नॉक किया चाची का दरवाज़ा। मैंने कहा आप अब कंफर्म कर लेना। हाँ, मैं कहा आप बैठी थी अभी इधर बाहर? कहती नहीं, और ना सो रही थी वो। कहती तुमने मुझे सोते हुए क्यों उठाया? मैं कहा अल्लाह की कसम कोई बैठा हुआ था इधर सोफे पे। कहती नहीं कोई भी नहीं था। मैं कहा मैंने खुद देखा। मैं उस टाइम पे ऑब्वियसली यंग एज, तो घर वालों को लग रहा था शायद मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, या स्टोरी मेकिंग हो रही है। लेकिन फिर जब उन्होंने किसी को बुलाया पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर घर पे, तो उन्होंने जब ये सारा इंसिडेंट मैंने उनको बताया, उन कारी साहब को, तो उन्होंने कहा यार बच्चा ठीक बोल रहा है, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, चीज़ें हैं घर में। यानी 2 दफ़ा आपके साथ एक घर पे आपके इंसिडेंट हो चुका था और कोई घर वाला मेरी बात नहीं मान रहा था। तो फिर उस घर को छोड़ दिया। और जब छोड़ के हम एक दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हुए, तो पहले 1 साल तो कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे साल वहाँ पर भी चीज़ें फिर स्टार्ट हो गई थी, जिसमें आपको बैठे बिठाए 2-2:30 बजे रात को ना कोई जिस तरह चल रहा होता है ना, तो एक घसीटने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बाहर वाज़े तौर पे इस तरह लगता था जैसे कोई घसीट के पैर ना चल रहा है। तो सवाल तो ये है ना कि आपने घर को छोड़ दिया, हाँ, वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन घर को छोड़ने के बाद भूत प्रेत ने आपको छोड़ा या नहीं? हाँ, छोड़ा या नहीं। अब इसकी जब काफ़ी रिसर्च वगैरह की तो एक चीज़ होती है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन होता है कि जिस तरह आपके पाँव के साथ अगर कोई च्युइंगम लग जाती है ना, तो आप जहाँ पर भी जाएंगे ना तो च्युइंगम आपके पाँव के साथ ही लगी रहेगी, जब तक आप उस च्युइंगम को पकड़ के पाँव की जूती से आप उसको अलग नहीं करेंगे। ये चीज़ होती है। तो चीज़ें भी कुछ इसी तरह ही थी। मतलब कोई आता था, पढ़ाई करता था, चीज़ें पीछे होती थी टेम्पररीली, परमानेंट उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं था। तो जब मैंने अपने भाई को बताया, मैंने कहा यार कोई बाहर चल रहा है, तो उसने मुझे डांट दिया। उसने कहा यार तुम क्या, तुम्हें यही चीज़ें सारी वो मुझे भी डरा रहे हो। तो कहना चुप करके सो जाओ।
मैं सो गया, फिर जैसे तैसे रात गुजारी। फिर मैंने सुबह अम्मी को बताया, कहती हैं कि बेटा तुम्हें तो चलने की आवाज़ें आ रही थी, मुझे तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी बाहर से। और मैं तुम्हारे अब्बू को ये कह रही थी कि यार कौन है, बाहर जाके देखें। तो तुम्हारे अब्बू डर गए थे। तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि यार नहीं जाना, दरवाज़ा बंद ही रहेगा। बाद में फिर हमें वो भी घर छोड़ना पड़ा। हम सेम सोसाइटी में हम तीसरे घर शिफ्ट हुए। ओके। तीसरे घर जब शिफ्ट हुए तो हम जब स्टोर रूम में अपना सामान सारा रख रहे थे, तो वहाँ पर स्टोर रूम में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई ना कोई एक नक्श कबर्ड के साथ ना हमें लगा हुआ दिखा। हमने इग्नोर किया, हमने कहा ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं, हम नहीं छेड़ते, हम स्टोर रूम लॉक कर देते हैं। अब हमने जब लॉक किया ना, अब ऑब्वियसली लबीबा जब आप सो रहे होते हो तो आपको फील होता है कि इस तरह करके कोई आपके साथ आके बैठा है, होता है। वो बेड थोड़ा सा नीचे जाता है, मैट्रेस उसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे जाता है। अब मैं सो रहा हूँ, अगर तो भी आपकी आंख नहीं लगी फिर? हाँ एग्जैक्टली, मैं सो रहा हूँ और मुझे ऐसे बाकायदा फील हुआ है जैसे एक वज़न पड़ा है बेड पे, और मैंने अभी करवट नहीं ली, मेरी बैक ही है उस तरफ। तो जैसे ही मैंने करवट ली है तो किसी ने ग्रीन दुपट्टा जो था किसी औरत ने पहना हुआ था, वो बाहर चली जाती है कमरे से। मुझे लगा शायद अम्मी आई होंगी। तो मैं उठा 15-20 मिनट बाद, नॉक किया अपनी अम्मी का दरवाज़ा, उन्होंने खोला। अब उन्होंने ब्राउन दुपट्टा पहना हुआ था। मैंने कहा आपने ग्रीन दुपट्टा पहना हुआ था? कहती नहीं। मैं कहा आप मेरे कमरे में आई थी? कहती नहीं। मैं कहा फिर मेरे कमरे में कौन आया था? कहती मुझे ना डराई जाओ। तो कहती तुम इस तरह की बातें करके मुझे क्यों डराते हो? मैं कहा अल्लाह की कसम कोई मेरे साथ आके बैठा है, बेड बाकायदा नीचे हुआ है, और जब मैं करवट ली है तो सिर्फ मुझे उसकी बैग दिखी है और वो दरवाज़ा बाकायदा ठक करके बंद हुआ है। मैं कहा मैं पागल तो नहीं हूँ ना? मुझे ये चीज़ें अगर फील हो रही हैं या मैं देख रहा हूँ तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप थी या नहीं थी, हाँ या ना में बस जवाब दें। तो उन्होंने कहा नहीं थी। मैं कहा फिर कौन आया था मेरे कमरे में? अब आज रात को सोते मुझे भी डर लगेगा। नहीं, ये मेरे ख्याल से लबीबा ये चीज़ें तब तक आपको नुकसान नहीं देती जब तक आप बिला वजह इनके साथ छेड़छाड़ी ना करो। लेकिन अगर कोई चीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है तो उसकी भी तो कोई रीज़न हो सकती है। रीज़न बिल्कुल ये थी, जब हमने पता करवाया था तो उन्होंने कहा था कि जो पहले लोग यहाँ पर रहते थे तो वो तवीज़ात वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर चक्कर लगाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कलाम पढ़ा जाए वहाँ पर अच्छी चीज़ें आती हैं, जहाँ पर बुरे अमाल किए जाएं या कोई इस तरह का अमल किया जाए बुरा, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर हमला नेगेटिव करती हैं। एंटिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो ये चीज़ें फिर हुई थी। फिर हमने पूरे घर में पानी का छिड़काव करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ दोबारा उस दिन के बाद। ये तो आपने बताया कि आपके साथ स्टार्ट कहाँ से हुआ और फिर कहाँ पे जाके ये थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हुआ। टैरो कार्ड कैसे आपने रीडिंग फिर स्टार्ट की? इन्हीं चीज़ों के हल के लिए? नहीं, टैरो कार्ड्स जिसके साथ मैं पहले काम करता था तो वो ये कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे, और मैं ऐसे ही एक दिन उनके पास बैठा हुआ था तो वो मुझे घूरी जा रहे थे। अब मैं थोड़ा सा ज़रा हो गया, मैं कि यार घूर क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार पता नहीं क्यों नीरज मेरे दिल में आ रहा है कि मैं ना तुम्हें ये कार्ड्स दे दूँ। मैं कहा दे दें। मैंने बड़ा कैजुअली लिया उस चीज़ को, मैं कहा ठीक है दे दें। उन्होंने शॉपर में 2 बुक्स काफ़ी बड़ी बड़ी और 2 डेक्स टैरो कार्ड्स के मुझे दे दिया, कहते ले जा। मैं कहा ठीक है। अब मैं लेके तो आ गया, मेरा एक बुक रैक था मैंने वहाँ पर रख दिया। मैं कहा यार ठीक है करने होंगे इस्तेमाल, कभी कर लूँगा, अभी तो खैर मुझे नीड फील नहीं हो रही। लेकिन 2019 के स्टार्ट में ख्वाब आने लग गए थे मुझे, और वो बहुत ज़्यादा जो आपके ख्वाबों का सिलसिला था जिसमें कार्ड्स आते थे, और कार्ड्स बाकायदा तौर पे एक बड़े से दरख्त के साथ हैंग हुए होते थे। तो ये बात 3-4 बार महीने में आते थे, ज़रूर आते थे ख्वाब ये वाले। मैं कहा अच्छा ख्वाब आ रहे हैं तो देखते हैं, निकाल के डेक वगैरह वो सारी मिट्टी शिट्टी मैंने झाड़ी, डेक निकाला, और मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। हम मोस्टली सुनते हैं ना ख्वाब में भूत प्रेत आती है या रूहें आके मैसेज देती हैं। हाँ, लेकिन ये टैरो कार्ड्स के साथ भी एक मखलूक जो है वो होती है, और मैंने देखी भी हुई है ये वाली मखलूक, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
कार्ड्स निकाले, बुक्स का मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लबीबा जैसे ही मैंने कार्ड्स पकड़े ना, तो जैसे आपको कोई विस्पर नहीं कर रहा होता कि इसके बारे में ये बताओ, इसके बारे में ये बताओ, इसके बारे में ये बताओ, वो इस तरह होने लग गया। इंसानी आवाज़ आ रही थी कानों में, एक फीलिंग ओके, कि इसका ये मसला बोल दो, इसका ये मसला बोल दो, इसका ये मसला बोल दो, ये चीज़ें होने लग गई। फिर ईद के ईद जब सारी फैमिलीज़ वगैरह गैदर होती थी तो उनके सामने कार्ड्स वगैरह लेके जाना, फिर 2-3 लोगों को कुछ इस तरह की बातें भी बताई। उन्होंने कहा भाई तेरे से नहीं मिल रहा तू हर चीज़ बता देता है, आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हाँ, हो रही है। और लेकिन 3 महीने बाद होने क्या लगा, वो जो कार्ड्स की नेगेटिव एनर्जी थी ना, उसने मेरे सारे काम रोक के रख दिए थे। मेरी एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो गई थी। जब मैं कार्ड्स इंटरप्रेट करता था तो डिहाइड्रेशन हो जाती थी मुझे, और ज़ुबान मेरी सूख जाती थी, बिल्कुल ख़त्म। एक टैरो खातून कार्ड थी, में किस किस तरह की एनर्जीज है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और जो मखलूक है टैरो कार्ड के साथ वो कैसी है? लबीबा जो मखलूक होती है टैरो कार्ड के साथ वो न्यूट्रल मखलूक होती है, लेकिन अक्सर लोग बाहर के मुल्कों में डिफरेंट रिचुअल्स के लिए इसको ब्लैक मैजिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं टैरो कार्ड्स को। फॉर एग्जांपल टैरो कार्ड का एक मेजर आर्काना है डेथ कार्ड। उस डेथ कार्ड पे अगर आप उसके इर्द गिर्द धागा बांध के और 4 क्रिस्टल्स रख के उसके आसपास कोई इस तरह का अगर कलाम पढ़ें कि इस बंदे की नियत करके या कोई किसी काम की नियत करके कि इसका कारोबार ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, हो जाता है। वो कार्ड की मखलूक, डेथ कार्ड की जो मखलूक है वो जाती है। क्योंकि हम तो बॉलीवुड मूवीज में बहुत देखते हैं क्रिस्टल है जिससे वो प्रिडिक्शंस दिखा रहे हैं, वो ठीक टैरो दिखाया कार्ड होता दिखा है, रहे हैं। वो ठीक दिखाया होता है। वो हम लोग तो हंसते हैं ना कि नहीं ये फिक्शनल है, ये नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, फिक्शनल रियलिटी में भी कुछ नॉन फिक्शनल चीज़ें ऐड हुई होती हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता। राई होती है तो पहाड़ होता है। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ, जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा हूँ। और ये ही नहीं बल्कि आपको अक्सर आपने ये सुना होगा जो 3 बजे रात का वक्त होता है उसको द डेविल्स आवर कहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि जैसे आपको कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है। और रात के 3 बजे लोग कुछ रिचुअल्स भी करते हैं। ऐसा ही इंसिडेंट एक मेरे साथ हुआ। जैसे मेरी आंख खुल गई 2 बजे और मेरा सुबह पेपर था। अब लाइट गई, सर्दियाँ थी लेकिन लाइट गई थी, यूपीएस भी बंद हुआ था। तो मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर ली। अब जो बुक रैक था ना जहाँ पे कार्ड्स मैंने रखे हुए थे, पर्दा लगा हुआ था और खिड़की थी। लबीबा वहाँ से इतनी कोई गंदी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई चीज़ वहाँ पर खड़ी है और वो देख रही है मुझे, और अगर मैंने जैसे ही अगर करवट ली ना, उस चीज़ ने मेरे ऊपर आ जाना। और मुझे ये बताएं कि जो मखलूक आपको नज़र आई थी इंसानी शक्ल में नज़र आई थी? नहीं, कैसी शक्ल थी? मुझे एक खातून थी, उन्होंने मुझे अल्लाह ताला के 3 नाम दिए हुए थे पढ़ने के लिए, या लतीफ़ू, या हय्यू, या क़य्यूम। क्योंकि काम नहीं हो रहा था और मैं बड़ा परेशान था, चीज़ें सारी स्टक हो जाती हैं अपसेट थी, तो उन्होंने मुझे दिए हुए थे। तो मैं 12 बजे रात को ऑनवर्ड्स ना मैं कमरे में चलते फिरते पढ़ने लग जाता था। अब एक रूटीन बन गई थी, लेकिन तीसरे दिन आई थिंक जुमेरात थी या जुमा था, मैं जब पढ़ा था तो मेरे ये जो कंधे थे ये बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं, रुकावट तो आती है, ज़ाहिर बात है, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो वो जो खिड़की थी ना, उस खिड़की की बैक साइड पे एक प्लॉट था और एक सड़क थी। वहाँ पर मैंने देखा है 2 काले कुत्ते आए हैं और मेरी खिड़की की तरफ देख के ना भौंकने लग गए हैं, और जैसे जैसे वो भौंक रहे हैं मेरे कंधे और भारी होते जा रहे हैं। जापान में कहा जाता है कि कोई मखलूक जब आपके कंधों पे आके बैठती है तब वो भारी होती है। हाँ जी, यही हो रहा था। फजर हुई तो फजर के लिए पढ़ाई वगैरह मैंने सारी कर ली। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं सजदे में जाता हूँ और जब मैं उठता हूँ, ग्रे कलर की लंबे बालों वाली काली स्याह चीज़ बेड पे बैठी होती है और मैं फ्रीज, हार्ट बीट जैसे रुक जाती ना एकदम से इस तरह, वो मतलब ना कुछ बोला जा रहा है और ना हिला जा रहा है। और मैं सजदे से जैसे ही उठा हूँ मैं इस तरह स्टक, बिल्कुल स्टक कि अब क्या करूँ, नमाज में नमाज तोड़ूँ, क्या करूँ। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके नमाज तोड़ी। अब जैसे जैसे मैं जाए नमाज से उठ रहा हूँ ना, उसकी गर्दन घूमी जा रही है। मैं उधर गया हूँ कमरे में,
मैंने अपनी अम्मी को जाके बताया, मैं कहा कुछ चीज़ बैठी हुई है, मैं कहा मेरे बिस्तर पे कुछ चीज़ बैठी हुई है। पता नहीं क्या कैफियत होगी आपकी उस टाइम। मैं हिल गया था, मैं लाइक फ्रीज़ हुआ था, मैं बिल्कुल फ्रीज़, क्योंकि ऑब्वियसली जिन चीज़ों का आपने किताबों में पढ़ा हो या मूवीज़ में देखा हो जिनको, और वो असल हकीकत में अगर और चीज़ अननोन आके का डर तो वैसे भी रहता है ना। ऑब्वियसली रहता है, ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने एक खैर का निज़ाम बनाया हुआ है और एक शर का निज़ाम बनाया हुआ बिल्कुल है, ऐसे दुनिया उसी पे और चल रही है। उसी पे चल रही है। और अगर शर की चीज़ें आके आपके सामने आ जाएं, मतलब हमारे बड़े कहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि आप जो लोग हैं, आप अगर जिनको असली नेकेड आई से देख लें ना, तो आप एक सेकंड भी बर्दाश्त ना कर सकें। उसका एक पैर अगर यहाँ पर है तो दूसरा पैर उसका अमेरिका में होगा। ऐसे ही कहा जाता है, और कहा इसी जाता तरह है की कि इतनी चीज़ है, हैबतनाक शक्ल होती है उसकी कि बस दिल की धड़कन इसलिए बंद हो जाए। हाँ, वो मैं तो खैर इन चीज़ों से बड़ी पनाह मांगता हूँ मैं भी। कि ये थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने, आई थिंक कोई एक मकसद होता है, अगर ये आपको चीज़ें अल्लाह ताला की इजाज़त से ही नज़र आती हैं, और इसका भी कोई एक डिवाइन विजडम होता है इसके पीछे, तो वो जो भी था डिवाइन विजडम, आई थिंक अब जो मेरी ये जो फिल्म मेकिंग वाली साइड है, उसमें अगर मैं कोई इस तरह की स्टोरी वगैरह लिखूं, तो आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस उस टाइम के हुए वो अब काउंट आएंगे। मतलब रियल स्टोरीज पे बेस्ड ट्रू फिल्म, जैसे हम अक्सर फिल्म देखते हैं ना, उससे पहले लिखा होता है कि असली कहानी पे बनी हुई है। बल्कि तो वो एक मूवी आई थी शैतान, अजय देवगन और उसकी आर माधवन की, जिसमें वो अजय देवगन की बेटी को एक लड्डू खिला देता है, और जैसे ही वो लड्डू खाती है तो वो हिप्नोटाइज हो जाती है, वो जो कह रहा होता है वो कर रही होती है। ऐसा होता है हकीकत में भी, इस तरह के कुछ अमल होते हैं जो यानी वो जो लोग करते बॉलीवुड की हैं। फिल्म थी शैतान, हाँ वैसा जी, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आपने एक्सपीरियंस किया कभी? एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन देखा हुआ है लोग इस तरह की उटपटांग हरकतें करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई 7-8 लोग थे, हम नॉर्दर्न एरियाज़ का हमने ट्रिप मारा, और हमें नारायण का गान से निकलते हुए कुछ लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि यार जो मर्ज़ी हो जाए, आपने मगरिब के टाइम ना बाबूसर टॉप क्रॉस नहीं करना। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम पहुँचे ही असर के टाइम थे बाबूसर टॉप, और वहाँ पर जाके हमने तस्वीरें वगैरह ली। तो बाद में हम सब दोस्तों ने कहा यार वापस जाने का मूड नहीं है, मतलब वापस नारायण नहीं जाना, अगर आ ही गए हैं तो क्रॉस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लबीबा हमने जैसे ही हमारे पास एक बड़ी सी हाईएस्ट थी, हम वैन में बैठे, और जैसे ही हम नीचे उतर रहे हैं, बाबूसर टॉप क्रॉस कर रहे हैं, वैसे वैसे एक वहशत तारी हो रही है हम पे। ना बंदा, ना बंदे की ज़ात, और अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी, सड़क और सुनसान। इतनी वहशत तारी हो गई थी कि हमने गाने वगैरह लगे हुए थे गाड़ी में, हमने वो बंद करवा दिए। हमने कहा नहीं लगाने गाने, सारे दुआएं पढ़ने लग गए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ ना गाड़ी के साथ साथ चल रही है। और कहते हैं ना पहाड़ों में तो होती भी एक अलग किस्म की मखलूकात है। बिल्कुल होती हैं, और हमें लोकल्स ने ये भी कहा था वहाँ के नारायण का गान में कि अगर चिलास का चेक पॉइंट आए, आप लोगों ने चिलास में नहीं रुकना, जो मर्जी हो जाए आप लोगों ने चिलास में नहीं रुकना, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं, चिलास में क्या था? चिलास में कहते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो अक्सर जो टूरिस्ट आए होते हैं उनको निकाल कर उनके टुकड़े कर कर रिचुअल्स करते हैं। ये मशहूर है। तो शैतानी रिचुअल्स के शैतानी बारे में रिचुअल्स करते हैं। क्या क्या सुना है या क्या क्या जाना है आपने आज तक? शैतानी रिचुअल्स के बारे में ये सुना है कि एक तो जो ये पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें ये बहुत आम है चीज़ें, जिसमें आप अक्सर देखेंगे, ख़ास तौर पे कश्मीर वाली साइड पे कुटन, जहाँ पर आपका ये दरिया जो है वो सारा बहरा होता है, तो वहाँ पर एक पॉइंट से आगे जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि लोकल्स वहाँ पर रोकते हैं। किसी भी आप कश्मीरी से पूछ लें, उस वाली साइड पर मना किया जाता है कि आप अगर इस वाली साइड पर गए तो आप नहीं आएंगे वापस। और मुझे एक लोकल ने ही, कश्मीरी लोकल ने ही मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। उसने कहा था कि जगह का नाम क्या बताया आपने? कुटन से आगे, वो जहाँ पर आपका पिकनिक केरन है, केरन में पिकनिक पॉइंट है या कुटन में है, दोनों में से किसी एक जगह पे है, मैं नाम शायद मिक्स कर रहा हूँगा। कुटन
इस तरह है कि जैसे दरिया है ना, तो आप ऑपोजिट बिल्कुल अपने ना वो देख रहे हो, इंडियन साइड देख रहे हो, इंडियन बॉर्डर लगता है वहाँ ओह। पर। तो इंडिया के लोग वहाँ पर हमें देख रहे होते हैं, हम यहाँ पर बैठ के हम उनको देख रहे होते हैं। हम्म। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से आगे हमें जाने नहीं दिया जाता, वो कवर अप है। वो कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि LOC है, क्रॉस नहीं करना, इंडिया आप दाखिल हो जाएंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कवर अप है। और वहाँ पर अक्सर ये मुझे एक बंदे ने ही बताया था कि जो भी इस वाली वो एक ट्रेल होती है ना, एक आपका एक रास्ता पूरा बना होता है, कहता है जो भी जाता है वो फिर दोबारा आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर। तो इस तरह के वाक़यात, रिचुअल्स वगैरह जो है वो होते हैं। हम रायकोट गए थे, चिलास, और वही हुआ जब हम चिलास वाले चेक पॉइंट पर रुके, तो वहाँ का जो लोकल था चिलास का, उसने हमें बड़ा फोर्स किया कि आप इधर आ जाएं, आगे ना जाएं, रात का टाइम है। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम रायकोट वाली साइड पे रह लेते। अब रायकोट जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो एक पहाड़ी इलाके पे एक बड़ा एक डब खड़ब्बा सा एक फार्म हाउस बना हुआ था। हमने कहा चलो रात गुजारनी है, हम गुजार लेते हैं। हम ऊपर गए, गाड़ी शाड़ी हमने अपनी खड़ी की, खाना शाना खाया। अब जो कमरे थे ना उस होटल के, फार्म हाउस के, वो काफ़ी बड़े थे और रेड कलर की रोब लाइट्स लगी हुई थी, बड़ी मिस्टीरियस किस्म की। तो सारे सो रहे थे, सारी बातें, थके हुए थे और डरे भी हुए थे उस रास्ते के बाद, बाबू सा टॉप वाले। तो मैं और मेरा दोस्त जाग रहे थे, तो अचानक से ना कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तेज़ हो गई थी, और वैसे लग रहा था जैसे हमारी खिड़की वाली साइड पर ही वो आ रहे हैं भागकर। तो एक दोस्त वॉशरूम था, वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकला, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा, इस तरह इशारा किया। मैं कहा क्या हुआ? कहता इस तरह कर रहा है, बोल नहीं रहा, वो इस तरह कर रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है। वो जैसे ही आके लेटा है ना मेरे साथ, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें कम हुई हैं, घुंघरुओं की आई हैं, और ओह माय गॉड, घुंघरुओं के बाद किसी ने ये किया है। सारे सो रहे थे, सिर्फ हम 3 जाग रहे थे। तो मैंने पूछा, मैं कहा तूने किया? कहता नहीं। कहता चुप, कहता चुप रहा है, चुप। उसके बाद जिस तरह कोई हिस्टेरिकली हंसता नहीं है, कोई औरत पागलों की तरह हंसती है, वो जब हंसी है ना, हम सारे उठ के बैठ गए। हमें जो दुआएं आती थी, आयतल कुर्सी, कलाम इलाही, हम ऊंची ऊंची पढ़ने लग गए। हम उस रात भी पूरी ठीक नहीं सोए थे, हम सारे दोस्त। भूल भुलैया 3 लग रही है। सिर्फ ये फ़र्क था कि वो आमी जे तो मार नहीं गा रही थी, लेकिन वाकई ये था। बाद में हमने उस जो फार्म हाउस वाला था उससे हमने पूछा, उसने कहा हाँ यहाँ पर एक डायन रहती है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक डायन का नाम ले लिया है, तो आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं अपनी ज़िंदगी में, डायन, चुड़ैल, भूत, प्रेत, ये जो सब नाम लिए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं इनमें फ़र्क होता है, कुछ लोग कहते हैं डायन हो, चुड़ैल हो, भूत हो, प्रेत हो, एक ही चीज़ है। फ़र्क तो होता है। अक्सर लोग परियों का भी जिक्र करते हैं। अब सैफुल मुलूक पे जब हम लोग गए, एक शो प्रोड्यूस कर रहे थे, मैं को प्रोड्यूस कर रहा था, दिल है पाकिस्तानी, डिस्कवर पाकिस्तान के लिए। तो जो कैमरामैन थे हमारे वहाँ पर, वो होस्ट का शॉर्ट टेक ले रहे थे, जिसमें वो होस्ट घूम रही होती है और वो सारा वो एम्बियंस सैफुल मुलूक का वो एंजॉय कर रही थी। उसने उस टाइम पे फुटेज तो कैप्चर कर ली। हमारा स्टे था बटाकुंडी में। हमने रात को वो जब फुटेज देखी, तो वो जो बाल थे ना उसके होस्ट के, कोई ऐसे पकड़ के ना ऐसे स्लो मोशन में ऊपर कर रहा है। ओह, और हमने हवा नहीं थी? हवा नहीं थी, हवा तो डेड थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने उससे कहा, वो डैनी नाम था कैमरामैन का, मैं कहा डैनी ये तूने उस टाइम पे क्यों नहीं बताया? कहता उस टाइम पे मैं चुप हो गया था, मैं उस टाइम पे डराना नहीं चाह रहा था। और हमारे कैमरामैन के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था वहाँ पर। होस्ट ने तो बेहोश हो जाना था। होस्ट को तो बिल्कुल भी ख़बर ही नहीं थी, कि उसको हमने बताया नहीं था कि ये हुआ है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके 2-3 बाल ऐसे पकड़ के कोई ऊपर कर रहा है। और वो स्लो मोशन शॉट था जिसमें वाज़े तौर पे वो दिख रहा है कि कोई ऐसे पकड़ के बाल आपके ऊपर कर रहा है। हमारे कैमरामैन के साथ वहाँ पर हुआ था। हमारे कैमरामैन जो थे वो चीखे मार के उठे थे रात को, वो क्या हुआ? वो आ गई है, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, आ गई, गला दोबारा, गला दोबारा, गला दोबारा। कश्मीर साइड पे कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ? कश्मीर साइड पे ये हुआ था कि लबीबा, हम एक शूट पे थे,
तो हम जिस पॉइंट पे थे, हम वहाँ पर एक रेजिमेंट है 20 पंजाब के नाम से, हम उन जवानों के साथ थे। और वो जवान जो थे वो ऐसा था कि ट्रक्स, क्योंकि क्रू काफ़ी बड़ा था, तो वक्फे वक्फे से वो लेकर जा रहे थे। अब सबसे एंड पे जो हमारी टीम थी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, वो रह गई। तो लाइट कोई नहीं, रात का टाइम, आपको वो स्ट्रीम रिवर चलने की आवाज़ आ रही है। बड़ा अच्छा, एक सुनने में तो बड़ा अच्छा आएगा आपको, वो लगता है कि बड़ा फैसिनेटिंग हाँ सा, फैसिनेटिंग कोई सा, मूवी की पीसफुल सा, जैसे कि आप सेरेनिटी। विजुअलाइजेशन हो रही है। हाँ, थोड़ी देर बाद ही साइकिल पे एक बाबा आता है। अब हमने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, गर्मियाँ थी, तो बाबा ना हमें देख के कुछ कहता नहीं है, वो आगे जाके रुक जाता है और साइकिल स्टैंड पे लगा के हाथ यहाँ पर रख के हमें देखता रहता है। देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। मैंने, जो मेरे साथ सीनियर था ना, साद नाम था उसका, मैं कहा यार साद भाई ये कर क्या रहा है? कहते इग्नोर कर, ये अब कुछ किसी से कोई बात हाँ, नहीं करनी। लोकल हाँ होगा वहाँ लोकल का। होगा, कोई इग्नोर कर, इग्नोर कर। थोड़ी देर बाद ही हमने पीछे मुड़ के जब दोबारा देखा ना, तो वो हाथ ज़मीन पे मारता था और ठा, फिर हाथ ज़मीन पे, फिर ठा, हमें देख के। और कोई उनकी शायद कोई ज़ुबान होती है कश्मीरियों की अपनी, उस ज़ुबान में कुछ चीख चीख के ना आसमान की तरफ इस तरह करके, फिर हाथ ज़मीन पर इस तरह। कोई एंटिटी थी, कोई रिचुअल कर रहा था कि मेंटली मुझे कुछ जो फील प्रॉब्लम हुआ, थी? मुझे जो फील, मेंटली नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरह साइकिल चला के आया था ना, कोई अगर स्पेशली एबल्ड बंदा हो, जो मेंटली रिटार्डेड हो, वो साइकिल इतनी अच्छे तरीके से नहीं चला सकता, इतने नीट तरीके से नहीं चला सकता। तो हम लकीली वहाँ पर फिर वो जवान आ गए थे अपने ट्रक्स में। तो हमने पूछा, हमने कहा यार इस तरह ये हुआ है तो ये क्या है? कहता ये ऊपर पहाड़ी इलाकों में ना छलेडे होते हैं। छलेडे कैसी छलेडे मखलूक है? अक्सर आपका ना वो ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, इंसानी रूप ले लेते हैं। ओह। कहता वो अक्सर पहाड़ों से नीचे उतर के आते हैं, और ये बड़ा एक पुरानी वो है, कश्मीरियों में ये होता है। मतलब किसी भी पहाड़ी इलाके में आप चले जाए ना, ये होता है। टॉप पे, सबसे टॉप पे ना छलेडे रह रहे होते हैं। तो छलेडे उतर के जब आते हैं ना, तो कहता आपका सामना किसी छलेडे से हुआ है। वो छलेडा था, और वो कोई ना कोई वो बाकी लोगों को अपने साथ, जो बाकी उसके थे, वो उसको बुला रहा था, और वो आपकी तरफ आना चाह रहा था। ओह ये माय था वो गॉड। जो इस तरह टैप कर रहा था ज़मीन पे माथा, वो बुला रहा था। यानी मतलब टैप वो करके मैसेज दे रहा था वो मैसेज दे रहा बाकी था। भी हाँ अपने जो बाकी भी, साथ उसके हाँ थे। बाकी भी साथ जो है वो आ जाए। क्योंकि वो जिस तरह खड़ा हुआ था, जिस तरह उतरा था, दैट वाज नॉट नॉर्मल। चला के आया था, लोकल ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, लाइक जरा मैं अगर यहाँ पे बैठूँ ना, वो दरवाज़ा है वहाँ पर, उस इतना डिस्टेंस था। तो हमने कहा यार ठीक है, खड़ा है तो कोई ना कोई होगा, हम नहीं छेड़ते, क्योंकि हम खुद डरे हुए थे। मैंने कहा यार नहीं छेड़ना नहीं है किसी को, यहाँ पर पूछना भी नहीं है किसी से कुछ भी। तो हमने जैसे ही नीचे उतरना हम स्टार्ट हुए, तो ट्रक की हमें लाइट देखी, हमने शुक्र अदा किया कि हम ऊपर फंसे हुए थे। थैंक गॉड। तो हमने जब वो वहाँ पर जवानों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये छलेडे होते हैं, ये बड़ा मशहूर है यहाँ पर, अक्सर कश्मीर में ये छलेडे आते हैं ऊपर पहाड़ी इलाकों से उतर के नीचे। कहता है ये तो आप लोग थे ना यहाँ पर, हम में से कोई नहीं ऊपर आता इस टाइम में, कोई लोकल भी नहीं गुजरता इस रास्ते से। अभी आपने जैसे कि बात की कि ये छलेडे थे, फिर डाइन थी। लोग कहते हैं कि जब कोई ऐसी मखलूकात होती है, तो जब वो आसपास होती है तो उनकी ख़ास किस्म की एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। और वो आंखें भी नहीं झपकते। जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कभी ऐसी चीज़ें, अगर किसी को निशानी हो, कोई इंसान का रूप लेके कोई मखलूक आए, क्या निशानी होगी? एक तो उसकी आंखें अजीबोगरीब होती हैं। आपका ये जो आई बॉल होता है, वो स्टेबल नहीं होता। मतलब अगर मैं ये बात करूं, तो आंखें उसकी जो हैं वो डब खडब्बी किस्म की होती हैं। आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते डायरेक्टली। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं ना, तो मेरा आई कांटेक्ट है आपसे, आप उस बंदे से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, और आंखें झपकते भी नहीं झपकते। एक गले हुए गोश्त की स्मेल आना, बदबू, वो एक साइन होता है, सिम्टम होता है किसी मखलूक का वहाँ पर हाजिर होना।
और अगर आपकी बॉडी पे कोई रोंगटे वगैरह खड़े हो रहे हैं या कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा है नॉर्मल टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट से, तो इसका मतलब है कोई चीज़ गुजरी है। आपने जब अपने घर से मखलूक़ात को भगाने की कोशिश की थी, तो जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं, जो भी आते हैं लोग, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो कहते हैं लीमू काट के रख दो तो ये हो गया, अगर रेड हो गया तो ये हो जाएगा, मिर्चों को ऐसे करो स्मेल आएगी या नहीं आएगी तो निशानी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें वर्क करती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पढ़ाइयाँ हर कोई देता है, इलाज बहुत कम लोग करते हैं। किसी के कामों में हाथ डालने का मतलब है कि आप चीज़ों से डायरेक्टली पंगा ले रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे कोई इशू है, मेरे पीछे कोई चीज़ लगी हुई है और एक इंसान आता है, वो कहता है ईरज आज से मैं सारे तुम्हारे जो रूहानी मामला है मैं ख़ुद देखूँगा। उसका मतलब ये है कि एक हाथ आ गया पीछे, तो अब वो जो चीज़ पीछे लगी हुई ना, अब वो मेरे पीछे नहीं है, वो उस बंदे के पीछे है। ओके। तो फ़र्क यहाँ पर ये है कि हम जिन जिन लोगों को बुलाते थे, वो लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि ये पढ़ाई करो, इतनी दफ़ा ये पढ़ो। ठीक है, अल्लाह के कलाम में बरकत होती है, बेशक है, आपको टेम्पररीली एक आराम मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो होने लग जाती थी। ये तकरीबन लबीबा 2016 तक ऐसे रहा है, 2007 से लेके, बल्कि 3 से लेके 2016 तक ये अप एंड डाउन। 13 साल तक आपने जिन्नात भूत प्रेत ये आपके रही पीछे हैं लगे चीज़ें। रहे। हाँ, ये चीज़ें रही हैं। और वो कहते हैं ना कि जो घर की बड़ी औलाद होती है उसका वो खून जो है वो हल्का होता है, पलेठी जिसको कहते हैं। तो चीज़ों की जो मोहब्बत होती है उसके साथ ज़्यादा होती है अगर मैं आसान लफ्ज़ों में फिर आपने वही भुगता भी और एक्सपीरियंस भी किया। और कोई उस ऐसा टाइम पे तो मोमेंट आया लाइफ में, कैसे लगा बस आज तो मेरा आखिरी दिन है? हाँ, बिल्कुल आया। लेक सिटी 2009 में बन रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, सिकर दोपहर का वक्त। हम लोग स्कूल से निकल के, हमारा स्कूल वहाँ पर था, नया नया बना था लेक सिटी में। हम लोग निकल कर जैसे ही एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली अगर आपके लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पर कोई वो इंटरसेक्शन नहीं है रोड का, क्रॉस सेक्शन नहीं है रोड का, तो अचानक से एक बाइक वाला कैसे गाड़ी के अंदर आके हिट हो सकता है? ये भी कहते हैं कि सड़कों पर भी एक्सीडेंट्स जो होते हैं अक्सर ये करवाती है मखलूकात। हाँ, हवाई चीज़ें। अच्छा, बाइक ने तो हिट किया, गाड़ी थोड़ी सी उठी भी और हिट भी उस वाली साइड भी किया जिस साइड पे मैं बैठा हुआ था। अब जब हमने पीछे मुड़ के देखा ना, बाइक गिरी हुई थी और वो जो बंदा था ना शलवार कमीज में, वो घूम ही जा रहा था। मज़े की बात, जो साथ बाइक गुजरी थी ना, जो लोग थे वो इग्नोर करके जा रहे थे उससे, मतलब उनको नज़र ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ आपको नज़र आ रहा था, सिर्फ हमें, जिस गाड़ी में हम बैठे थे। ये हुआ था, मुझे लगा कि गया, मैं गए। जिस तरह ही उसने आके हिट की है ना गाड़ी, तो गाड़ी बाकायदा इस तरह हुई है। और वापस हम लेक सिटी के गेट से बाहर निकले हैं, वापस जब आए हैं ना बाइक थी। 5 मिनट बाद हम वापस आ गए थे, हमने कॉल कर दी थी स्कूल में कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया तो हमें आके वापस ले जाएं। 5 मिनट बाद जब हम दोबारा एंटर हुए, ना बाइक ना बंदा, हालांकि हिट बहुत बुरी तरह उसने आके किया था। और उस टाइम जैसे कि आपने बताया कि इग्नोर भी कर रहे थे सारे रोड। हाँ, वो बाकायदा तौर पे, और जो हमारे साथ हमारी आई थिंक प्रिंसिपल बैठी हुई थी गाड़ी में, हमने उनको ड्रॉप करना था। उन्होंने कहा यार ये बंदा अभी गुजरा है बाइक से और इसने बिल्कुल भी रोक के नहीं इससे पूछा कि ये बाइक गिरी हुई है और तुम्हें तरह से घूमे जा रहे हो, तुम्हें चोट। वो घूमने वाला तो हमें नज़र आ रहा था ना, लेकिन बाइक गिरी हुई है, उसने देखा भी नहीं उस दूसरे बाइक वाले ने रुक के कि भाई ठीक हो, मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो ओके हो, लेकिन नहीं। और उस टाइम पे जिस तरह गाड़ी उछली है ना, मुझे लगा लो भाई ये गाड़ी उल्टेगी अब और बस अब एंड है। लेकिन गाड़ी इतनी उठी है और इतनी उठ के फिर नीचे। अभी ना आपने जैसे कि बात की कि ऐसा लगा कि आज तो बॉडी से जान निकल ही जाएगी। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम जिंदा इंसान की भी बॉडी से रूह निकल के कहीं भी हो आती है,
और वो होता है। नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होता है। इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। और एक बार क्या हुआ था कि हम सो रहे थे, मेरी आदत है मैं उल्टा होके सोता हूँ। हम्म। तो सोते सोते मैंने देखा है कि मैं एक ऐसी स्टेट में गया हूँ कि जैसे मैं खुद ऊपर हूँ, ऐसे ढीला, और मेरी बॉडी ये है, ये, और मैं जा रहा वहम हूँ। था, ख्वाब था कि रियलिटी? रियलिटी थी, ख्वाब नहीं था। मैं भी लेटा ही था, हम्म। और लेटते साथ ही मैं ऐसी स्टेट में गया हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि जैसे मैं इस तरह ऊपर हूँ और मेरी बॉडी नीचे है। और जब मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं खुद ऊपर जा रहा हूँ, मैंने बहुत झटके से कोशिश किया, जैसे ही मैं वापस आया हूँ ना, मेरी इस वाली साइड पे इतनी तकलीफ़ हुई है, हार्ट वाली साइड पे, और मेरे पाँव फुल गरम। मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल कर दी, मैं कहा यार कमरे में आए, मैं हवा में उड़ रहा था और मेरा जिस्म, मेरी बॉडी जो थी वो यहाँ पर थी, बेड पर। मैं कहा मैं खुद हवा में था, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो उधर बैठी हुई है, लेटी हुई है, बिस्तर पर पड़ी हुई है। पॉसिबल कैसे हो सकता है? कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई की थी? कभी भी नहीं ट्राई की। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट। मेरा ये बिलीफ है कि ये एक गिफ्ट होता है, अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है, कुछ ना कुछ बता रहा होता है। ये गिफ्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो आई थिंक अल्लाह ताला किसी को कुछ ना कुछ देना चाह रहा हो, या कोई चीज़ ऐसी बताना चाह रहा हो। और दूसरी दफ़ा 2019 रमज़ान में हुआ था मेरे साथ। 2 दफ़ा हुई दो है दफ़ा एस्ट्रल हुआ था। प्रोजेक्शन? और फिर मुझे किसी ने कहा था बेटा इसको बार बार ना किया करो, अगर निकल गए ना तो वापस आना फिर मुश्किल है। तो आपने कहा मैं खुद नहीं कर रहा? नहीं, मैंने हो उनको फिर रही है। बोला था, मैं कहा यार मैं खुद नहीं करता, जैसे ही मैं लेटता हूँ और अगर मैं अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते पढ़ते लेटा हूँ, तो अगर हो रहा है तो मैं इसमें, तो मेरा तो कंट्रोल है ही नहीं। क्यों कहते हैं ना एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जब रूह निकलती है हाँ, तो उसकी जगह बॉडी खाली है, तो बॉडी पे कोई नेगेटिव वैसे भी एनर्जी कब्जा कर लेगी। इंसिडियस, वो जो एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, वो लड़के के साथ इशू ही यही हुआ था कि वो लड़का एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू बहुत दूर कहीं निकल जाता है और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर आपके डीमंस और डिफरेंट नेगेटिव एंटिटीज वगैरह होती हैं। फिर वो वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकता। फिर कैसे उसको एक थ्रू पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपर्ट वो बंदी जो है वो उसको वापस बुलाती है। तो ये होता है, ये हकीकत है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपका सबसे अच्छा, आपने पहाड़ी इलाकों की तो बात की। इंडिया में एक पहाड़ है जिसको कैलाश के नाम से कहते हैं, कैलाश माउंटेन। अच्छा, वहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट ने भी और ख़ुद इंडियंस ने भी बड़े अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात एक्सपीरियंस किए हैं। अपेरेंटली कैलाश पहाड़ी हॉन्टेड है। हॉन्टेड उन लोगों के लिए है जो एक्सपेडिशन करने आते हैं, क्लाइंब करने आते हैं बाहर से। इंडियंस उसको बड़ा एक सेक्रेड किस्म का पहाड़ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस ये कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो हैं वहाँ पर रहते हैं। ओके, उनका घर है वो, अकॉर्डिंग टू इंडियंस। एडोल्फ हिटलर ने अपनी फ़ौज भेजी थी, क्योंकि एडोल्फ हिटलर को ये ऑकल्ट वगैरह का, पैरानॉर्मल चीज़ों का बड़ा शौक था, ब्लैक मैजिक वगैरह का। इस पे भी मैं भी आपसे बात करती। बहुत शौक था उसको। उसने अपनी फ़ौज भेजी, उसने कहा यार जाओ कैलाश जाके ना हमने अपनी बेस बनानी है। तकरीबन वो 125-130 फ़ौजी थे, सारे गायब, कोई वापस ही नहीं आया, पता ही नहीं किसी को किधर गए किधर नहीं गए। यानी कोई ना कोई सुपर नेचुरल चीज़ है वहाँ पर। जो क्लाइंब करते हैं ना उस पहाड़ को, कोशिश भी करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम बड़ी देर से हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे, हम घूम घुमा के उसी सेम जगह पे आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होती हैं वहाँ पर, और कुछ लोगों को नौजिया होता है क्लाइंब करते हुए, और कुछ लोगों ने उस कैलाश वाले एरिया में से UFOs निकलते हुए भी देखे हैं, टॉप साइड से और बैक साइड से। और आपको जो कैलाश माउंटेन है वो चारों साइडों से डिफरेंट किस्म का व्यू देगा। अगर उसके ऊपर एक रोशनी पड़ी होगी तो वो आपको गोल्डन क्रिस्टल लगेगा, दूसरी साइड आपको वो ब्राउन कलर का रंग पहाड़ का देगा, तीसरी साइड बर्फ़ में ढका हुआ आपको वो सारा वो दिखाएगा। लेकिन समथिंग इज़ नॉट नेचुरल अबाउट कैलाश, कुछ तो सुपर नेचुरल है वहाँ पर। अभी आपने ना हिटलर की बात की, तो कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि हिटलर का जो अरूज आया था वो किसी सुपर नेचुरल
फिनोमेना की वजह से था। बिल्कुल सच है। और एडोल्फ हिटलर जो था वो खुद भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ये बहुत टाइम से चल रही हैं, और बहुत सारे इस तरह के जिस तरह निकोला टेस्ला के बारे में लोग कहते हैं कि वो गायब हो गया 369 था, जो और उसने उसकी कोड दरियाफ्त किया था, उसकी रिसर्च अभी तक हमें नहीं मिली। वो एक मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री है। और आपका ये क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था वो ऑकल्ट साइंसेस में था। और ऐसा कैसा पॉसिबल है कि हम लोग एज अ ह्यूमन रेस हम ये क्लेम करते हैं कि हम गैलेक्सीज एक्सप्लोर करेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मार्स पे कॉलोनीज़ वगैरह बनाएंगे, लेकिन हमारा अपना ओशन जो है वो सिर्फ 6% डिस्कवर हुआ है, बाकी 94 तो डिस्कवर ही नहीं हुआ, या अगर हुआ भी है तो वो बताना नहीं चाह रहे दुनिया को। कहते हैं बातें तो बहुत सारी है, ये भी तो अंटार्कटिका में एक पोर्टल है। पोर्टल तो बरमूदा ट्रायंगल में भी कहते हैं लोग कि है। चीज़ें वगैरह जो हैं जो डिस्कवर हुई हैं वहाँ पर बरमूदा वाली साइड पे, तो उस मतलब टाइम वॉर्प एक क्रिएट होना वहाँ पर। और जो सर्वाइवर है बरमूदा का, इसका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, वो कह रहा था कि जैसे ही मैं उस एरिया में गया हूँ ना तो ऑल ऑफ अ सडन जो उसके कंपासेस थे वो एबनॉर्मल हो गए थे, और एक क्लाउड का टनल बनने लग गया था वहाँ पर। कहता मैं जैसे ही निकला हूँ तो मैं फ्लोरिडा वाली साइड पे था। कहता हालांकि मैं उस वाली साइड पे कभी प्लान भी नहीं था मेरा आने का, और मैं जाना भी नहीं चाहता था। कहता मैं 2 मिनट के अंदर अंदर फ्लोरिडा वाली साइड पे कैसे पहुँच गया। अब क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करें तो वो अपनी राइटिंग में लिखता है, गेटवे होगा, अपनी राइटिंग में ये लिखता है कि जैसे ही मैं इस एरिया को क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक बड़ी रोशनी देखी जो पानी में से निकली है और फिर अंदर गई है। क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरह सरवाइव कर गया फिर बरमूदा ट्रायंगल, कैसे सरवाइव कर गया? कुछ तो हिडन मिस्ट्री होगी। बिल्कुल है, और एक कवर अप है आपका। अब जाकर जो पेंटागन है अमेरिका है वो ये तस्लीम कर रहा है कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं। जब 1947 में वो रॉसवेल मैक्सिको वाला इंसिडेंट हुआ था, जब एक यूएफओ क्रैश हुआ था, तो उसी के बाद आपकी रेस लग गई थी रशिया के साथ कि हम देखते हैं चांद पे कौन जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे आई उस टाइम पे? जाहिर बात है कोई ना कोई मखलूक उनको उनके हाथ लगी। और एरिया 51 जिसका बहुत चर्चा जहाँ पे है, कहा जाता है कि एलियंस को रख के उन पे हिडन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आपने वो वाला इंसिडेंट पढ़ा है जो एक आई थिंक ट्रैकर था केनी वीच के नाम से, वो एरिया 51 के पास ना उसने एक एम शेप का केव डिस्कवर किया था, और उसकी वीडियो भी है यूट्यूब पे। 2014 में उसने एक वीडियो पब्लिक की थी यूट्यूब पे। उसने कहा था कि जैसे ही मैं उस एम केव में एंटर हुआ था ना तो बॉडी वाइब्रेट होने लग गई थी पूरी उसकी। और उसने फिर ये वीडियो काफ़ी सारे यूजर्स ने कमेंट किया था कि फेक है, बना बनाया। कुछ तो लोग कहते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं एलियंस को रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने फिर बाद में वीडियो निकाली थी, उसने कहा यार मैं अब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि बनावटी और फेक है, मैं दोबारा जाऊंगा उस एम केव में और वीडियो बना के लेके आऊँगा। आज तक वो नहीं मिला, मिसिंग है। 11 सालों से मिसिंग है वो बंदा, तो किसी को पता ही नहीं वो किधर गया किधर नहीं गया। और बहुत सारे इस तरह के ट्रैकर्स हैं जो उस डेजर्ट में गए हैं एम केव सर्च करने के लिए। एम केव का नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, अभी आपने ना मिसिंग का वर्ड यूज़ किया तो मुझे एक और जिसके बारे में उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है कि लोग कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन्स का केस होता है वो भी जो होता है कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है उन मिसिंग पर्सन्स को ले जाती है ताकि उन्हें अपना मेंबर बना ले। ये जो मीडियम है ना मिसिंग पर्सन्स वाला, ये बड़ा सैचुरेटेड है, क्योंकि कुछ लोग अपना ख़ुद भी गायब होना चाहते हैं, मतलब अपनी आइडेंटिटी पुरानी वाली लूज़ करके एक नई आइडेंटिटी के साथ एक नया स्टार्ट भी लेते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को किडनैप किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और कुछ लोग वाकई ही मिस्टीरियस तरीके से जो है वो गायब हो जाते हैं, जिसमें आपका ये सुपरनैचुरल एलिमेंट जो है वो ज़रूर ऐड हुआ होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा, वो सुना होगा बल्कि, कि इस तरह एक शिप थी मैरी सेलेस्टी के नाम से, जो कि ओशन में फिर रही थी, लेकिन क्रू कहाँ पर गया किसी को कुछ नहीं पता। खाना उसी तरह पड़ा हुआ था फ्रेश। उनकी डायरी, सेलर की डायरी वहाँ पर बिल्कुल ठीक थी। फोर्स्ड एंट्री की कोई भी वो साइन नहीं था वहाँ पर।
क्रू गया तो गया किधर। जैसे कि फ्लाइट MH370 के बारे में हम लोग सुनते अच्छा, हैं। उसके लिए नेटफ्लिक्स पे ये डॉक्यूमेंट्री आई थी कि फ़्लाइट MH370 को हुआ क्या है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक जर्मन पैसेंजर विक्टिम जो था, जिसकी बीवी और बच्चे उस प्लेन में थे, उसने कहा कि मैंने जर्मन इंटेलिजेंस से पता करवाया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है ये किधर गई है फ़्लाइट, क्योंकि देखें उस फ़्लाइट पर तकरीबन 12 चाइनीज़ साइंटिस्ट थे जो कि एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर जा रहे थे चाइना, और इस चीज़ का किसी को भी इल्म नहीं था कि वो टेक्नोलॉजी है क्या। बाद में गायब प्लेन MH370 गायब होने के बाद आई थिंक 3 या 4 दिन बाद सैटेलाइट एक वीडियो लीक होती है जिसमें 3 डॉट्स उस प्लेन को सर्कल कर रहे हैं। अच्छा, वो VFX आर्टिस्ट से भी उस वीडियो को कंपेयर करवाया गया। उसने कहा यार जो आपका पॉपअप है ना, जिस तरह प्लेन एकदम से वैनिश होता है, वो 3 डॉट्स आके जब कोलाइड करते हैं और प्लेन वैनिश होता है पूरा, कह रहा है इस तरह का CG और VFX हो ही नहीं सकता। कह रहा है ये लीक है बहुत बड़ा। और 2014 में ही ट्विटर पे एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें एक SOS वॉइस मेल एक यूज़र को मिलता है और उसमें मैसेज ये था कि प्लीज़ एग्जिट केयरफुली, दीज आर नॉट ह्यूमंस। और वो जो कोऑर्डिनेट्स थे उस मैसेज के, वो उस वाली जगह पर पिन पॉइंट कर रहे थे जहाँ से उनका जहाज़ गायब हुआ था MH370 का। इसके बारे में ना, या इस सारे बहुत सारे जो ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि उसके डिफरेंट बिलीवर्स हैं। देखें, हम अगर क्लेम करते हैं कि हम मार्स पर जाएंगे और हम सोसाइटीज़ वगैरह बनाएंगे, तो आपको तो अपना जहाज़ नहीं मिल पा रहा इधर अर्थ पे। मतलब MH370 ढूंढना कोई मुश्किल तो नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी का आपका ये जो एरा चल रहा है सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आपको कैसे नहीं पता कि MH370 किधर गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि MH370 गया कहाँ है ये मालूम हो, उसको पता है, राज कवर अप छुपाया है। जा हाँ, रहा है। राज है, वो कवर अप है बहुत बड़ा। आपको ये पता है कि आपका ये जो मेगलाडॉन है, बहुत बड़ी प्री हिस्टोरिक शार्क, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। नासा ने ओशंस, चांद पे जाने से पहले ओशन का जो पूरा सी बेड था वो एक्सप्लोर करना शुरू किया था, उन्होंने बीच में रोक दिया था। अभी ये रशिया का एक लेक है, लेक बेकाल के नाम से, तो उसमें आपकी ये नेवी रशियन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ इस तरह पर के बहुत सारे बैंड आइलैंड्स हैं, हाँ, प्रोहिबिटेड आइलैंड्स उस हैं। लेक में 9 फीट के ह्यूमनॉइड्स थे जो 9 फीट आपके के। रशियन नेवी ने देखे, और जब उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने रिटेलिएट किया वो 9 फीट वाले ह्यूमनॉइड्स ने, और रिटेलिएट करके एक वर्लपूल जिस तरह बन जाता ना, वो एक पूरा, उसमें 3 लोग मारे गए थे। ओह माय गॉड। आपका इवन के ये जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक हुआ था नेवी, अमेरिकन नेवी शिप का। उन्होंने 2 से 3 सेकंड के लिए एक बहुत बड़ी नेवी शिप जो थी वो सोनार से गायब की थी, टेलीपोर्ट की थी। वो अभी तक फाइल हिडन है। और जब वो 2 से 3 सेकंड के लिए टेलीपोर्ट हुई थी ना, तो जो सेलर्स थे, कुछ का दीवार जो सर था वो मेटल की जो दीवार थी उसके अंदर गया हुआ था, कुछ बिल्कुल साइकोटिक हो गए थे, और कुछ को वॉमिटिंग वगैरह, नोजिया वगैरह हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं तब जब 1947 में आपका वो रोजवेल इंसिडेंट हुआ था, जब UFO क्रैश हुआ। उसके बाद से ये वो टेक्नोलॉजी और वो कंपटीशन अमेरिका का रशिया के साथ वो ज़्यादा स्टार्ट हुआ। आज के पॉडकास्ट में हमने कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी सुनी। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।